ओके, तो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द न्यू यूनिट। और सीबीएसई में इसकी वेटेज है 7 मार्क्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये काफी आसान है और काफी छोटा भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज वेरी लेंदी बट ये पर्टिकुलर चैप्टर काफी आसान है। लेट्स स्टार्ट विद एज द नेम सजेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम इससे पहले वाले चैप्टर में बात करते थे स्टैटिक चार्जेस के बारे में, बट अब इस चैप्टर में हमें बात करनी है चार्जेस के मोशन के बारे में। ओके यस सर। और जब भी कभी हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को करंट के साथ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अच्छा, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब अगर ब्रॉडली इसको लिखने की कोशिश करें तो दिस विल बी गिवन बाय I इज इक्वल टू Q बाय T, जहां पर Q इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। SI unit of Q यानी चार्ज इज 1 कूलम एंड द SI unit of time is 1 second. ओके यस सर। तो इसको बेटा बोला जाता है 1 एम्पियर और एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर करंट की हम बात करें तो ब्रॉडली करंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि करंट दो तरह का होता है। पहला आपका डायरेक्ट करंट और दूसरा होगा टाइम वेरिएबल करंट। अब जब हम टाइम वेरिएबल करंट की बात करते हैं और डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दोनों को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से कि इफ दिस इज I एंड दिस इज T और ये ओरिजिन, तो किसी भी करंट का ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब ये हुआ ये टाइम के साथ पैरेलल है स्ट्रेट लाइन। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। ओके, यस सर। दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक सेल हो सकता है, एक बैटरी हो सकती है। ये हमारे पास किसके सोर्सेज हैं? डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं। बट एक टाइम वेरिएबल करंट कैसा हो सकता है? टाइम वेरिएबल करंट कुछ ऐसा हो सकता है, टाइम वेरिएबल करंट कुछ ऐसा भी हो सकता है, और साथ ही साथ टाइम वेरिएबल करंट कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब इन दोनों फिगर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर तो करंट में और टाइम में आपस में कोई एक फिक्स रिलेशन हमें दिखाई नहीं देता। बट यहां पर अगर हम बात करें तो इधर करंट और टाइम के अंदर एक फिक्स रिलेशन दिखाई देता है। इस फिगर को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये फिगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन की फिगर है। आप अगर मैथ्स में साइन का ग्राफ प्लॉट करें तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। इट मींस यहां पर करंट हर इंस्टेंट पर एक डिफरेंट वैल्यू पोजेस करता है। ऐसे वाले करंट को हम लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल करंट, या फिर आप इसको और ज्यादा फेमिलियर नाम देते हो ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यस सर। हमारे पास जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है यानी घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। तो ये करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसी ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये कोई एक रैंडम सोर्स के थ्रू पैदा होने वाले करंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा दो। ठीक है। अच्छा, साइन अगर मैं आपको बोलूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। अब ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। यानी करंट को अगर मैं कहूं कि कोई करंट मेरे पास है जिसकी ये वैल्यू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी हो,
आपने क्लास 11th में इक्वेशंस पढ़ी थी, ऑसिलेशंस और वेव्स की पढ़ी थी ना? Yes, sir. तो वहां पर एक इक्वेशन हुआ करती थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और वो ऑसिलेशंस Yes, को sir. रिप्रेजेंट करता था। लाइकवाइज करंट की जो इक्वेशन होती है उसी ऑसिलेटरी कंडीशंस के अंदर वो होती है I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। नाउ इन दिस केस दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I नॉट, और ये हमारा टाइम, यानी करंट इज मूविंग इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ओमेगा t। Okay, sir. ऐसे वाले करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑल्टरनेटिंग, बिकॉज इसकी ऑल्टरनेट वैल्यूज हमें मिल रही हैं। ये पर्टिकुलर हाफ पॉजिटिव हाफ कहलाता है, ये पर्टिकुलर हाफ नेगेटिव। सो जीरो से लेके एक साइकिल कंप्लीट होती है 2 पाई के अंदर, यानी 360 डिग्रीज में। तो अगर मैं एंगल लूं जीरो से लेके पाई का, यानी अगर दिस इज द टोटल टाइम पीरियड t, so for first half cycle t half, the current or the EMF remains positive, और सेकंड हाफ में करंट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग नेचर पोजेस करता है, इसीलिए इस करंट को क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके। Okay, sir. अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है बेटा आपके कोर्स में, 6th चैप्टर, 6th यूनिट है, ये हमें वहां पढ़ना है। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट्स के बारे में। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इस चैप्टर का नाम डीसी सर्किट्स भी दिया हुआ है। ओके, Okay, sir. सो दिस पार्ट, आई होप कि ये पार्ट क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. दिस इज नथिंग बट अ जनरल इंट्रोडक्शन के करंट कितने तरह का होता है। सो वी हैव टू डील विद द डायरेक्ट करंट पार्ट ओनली इन दिस चैप्टर। जहां कहीं पर भी हम करंट लेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि वो करंट कैसा होता है? डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम लोग स्टेडी करंट भी कहते हैं। स्टेडी इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ओवर द हाँ, पीरियड ऑफ टाइम। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर क्या नाम लिखा है? टाइम वेरिएबल करंट, ये वाला नो, नो. हाँ. साइनोसोइडल करंट। साइनोसोइडल करंट, साइनोसोइडल का मतलब इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो साइन रेशियो। ठीक है, Okay, sir. तो इसको आप साइनोसोइडल भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हो। राइट? Okay, sir. तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिखनी हो टाइम वेरिएबल के कंटेक्स्ट में, तो इंस्टेंटेनियस करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू dq बाई dt। यानी कुछ स्मॉल चार्ज अगर किसी वायर के थ्रू पास होता है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो दैट करंट विल बी गिवन बाय I इज इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, Yes, sir. और ये बात तो हम जानते ही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि Q को आप क्या लिख सकते हो? Ni, तो I को आप Ne बाई T भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. इतना पार्ट क्लियर है? रब कर दूं इसको, Yes, sir. और या आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए? नो, सो मैं साथ साथ नोट डाउन कर रही हूँ. अच्छा चलो ठीक है। तो अभी तक ये बात हमने की कि करंट कितने तरह के होते हैं, और इस चैप्टर में हमें कौन से करंट के साथ डील करना है। तो इस चैप्टर में हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मान लो कि आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जो कि होता है एक्चुअल में किसी भी एक वायर के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्यों होता है ऐसा, या बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कैसे, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट 1 कूलम चार्ज, तो ये हमने Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन में पहले ही निकाल रखा है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वहां पर 1 कूलम चार्ज के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 6.25 into 10⁻18, Yes, sir. है ना। तो किसी भी एक वायर के अंदर अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हों और हम इस वायर को एक बैटरी के साथ या एक सेल के साथ कनेक्ट कर दें, तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये Yes, रिपेल sir. होंगे किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक Electronic. करंट। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, जो हमने बोला कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हीट की वजह से भी इनकी अपनी कुछ मूवमेंट होती है। अभी इनिशियली मैं ये मान के चलूं कि ये बैटरी हमने नहीं लगा रखी, देन व्हाट हैपेंस। आवाज क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये बैटरी हमने नहीं लगा रखी तो क्या होगा, तो उस केस में ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जीज प्रेजेंट इन दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ओनली। यानी इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं थर्मल एजिटेशन। ठीक है। Okay. अब ये जो थर्मल एजिटेशन होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है मूव करने की, वो रैंडम डायरेक्शंस होती हैं, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट मूव करने वाला कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पूरी की पूरी वायर में प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई जब तक वायर के अक्रॉस आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी, कोई सेल कनेक्ट नहीं करा, तो वायर में आपको कोई करंट मिलता नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम मोशन में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, U average initial velocity of all the electrons present inside the wire is equal to 0। ठीक है। Yes, sir. तो वायर की जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। लेकिन ये तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो अगर हम ये कहें कि हमने यहां पर कोई बैटरी लगा भी दी थी, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अगर फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो लेट एन इलेक्ट्रॉन moves with velocity v1, so v1 is given by u1 plus a into t1, v2 is given by u2 plus a into t2, and there are n number of electrons, so velocity of nth electron will be given by un plus a into tn, ऐसा होगा। Yes, sir. और अगर मैं इन सभी की एवरेज निकाल लूं, तो एवरेज कैसे निकलेगी, v average will be u1 plus u2
up to un plus of a t1 plus t2 up to tn डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं, सभी Yes. वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय n। तो ये जो v एवरेज होगा, दिस v एवरेज विल बी, अब हमें ये तो पता था कि u1 plus u2 up to un by n 0 होगा, so this will be given by a t1 plus t2 up to tn divided by n, ठीक है। Yes, sir. Now this particular value t1 plus t2 up to tn is called relaxation time, t1 plus t2 up to tn upon n is equal to tau and is called relaxation time। तो v average आपके पास हो जाएगा a into tau। Now what is relaxation time? Relaxation time को हम कैसे define करते हैं? तो relaxation time is defined as the average time between two successive collisions। अब ये successive collisions कहां से आए? देखो जनरली एक ना बच्चों के दिमाग में एक परसेप्शन ये होती है कि छोटी क्लासेस में उनको ये सिखाया जाता है कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करें वायर को तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से मूव करके कहां आ जाता है, पॉजिटिव पे आ जाता है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एंड से चल के इस एंड तक पहुंचेगा, शायद उसकी होल लाइफ में ऐसा ना होता हो। क्यों होता है फिर, या क्या होता है फिर? ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर एजिटेट करते रहते हैं, क्योंकि आप सोचो जो वायर होती है, दैट वायर इज क्वाइट हार्ड और देयर आर नो टनल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक फ्री पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट अपने आसपास में कोलाइड करते रहते हैं बॉन्ड्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? अच्छा, लेट्स से कि दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो each copper atom contributes only 2 free electrons। कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है। Yes, sir. और अगर ये वायर एल्यूमिनियम की होती तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। तो ईच एल्यूमिनियम एटम, अब एक वायर के अंदर देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, और हर एल्यूमिनियम एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे तो देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, thrice the millions and billions of electrons are there। लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए वी हैव टू गिव सम एनर्जी ना। तो वो एनर्जी हम कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं? इसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि वो निकल के वायर से बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो वायर के अंदर ही मूव करते रहते हैं। जब वो वायर के अंदर मूव करते हैं तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो V average is equals to A into tau। This V average is called drift velocity, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप Vd से रिप्रेजेंट करते हो, यानी ये Vd ही आपका V एवरेज है। ओके, Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक? So basically, electrons एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन देखो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से कि यहाँ पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, तो जैसे ही किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल मिलेगा। वो ऑब्स्टिकल क्या होगा? उसी एटम का, उसी एलिमेंट का कोई एटम होगा, और एटम के साथ एटम का जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आपके पास बेटा सिलिकॉन है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक और सिलिकॉन एटम होगा तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, बॉन्ड्स बना के करेगा ना। Yes, sir. तो ये जो बॉन्ड्स बनेंगे, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। अब इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कहीं पर मान लिया कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है भी, तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह चाहिए, वो जगह उसको मिल नहीं रही, तो इट स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद द बॉन्ड्स और द एटम्स
नियर बाय एटम्स और नियर बाय बॉन्ड्स, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, मिलियंस एंड बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स सम करंट इन द वायर. ओके, Okay. तो करंट इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Yes, sir. अब जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब तक तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. लेकिन बैटरी लगाते ही पॉजिटिव पोटेंशियल जिस तरफ होगा इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाएगा. तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक इफेक्टिव डायरेक्शन होगी, और वो इफेक्टिव डायरेक्शन क्या होगी? दिस विल बी द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव. ठीक है. Yes, sir. तो उससे पहले उनकी जो डायरेक्शंस थी वो ऑपोजिट हो सकती थी, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0 था, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी. राइट? Yes, sir. अभी क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? Yes, sir. ठीक है. तो अब यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और ज्यादा डिराइव करने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने रिलेशन निकाला, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास आया v drift is equal to a into tau. अब इंपॉर्टेंट बात ये कि एक्सेलरेशन कैसे निकले फिर. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो देखो ध्यान से, वायर है, वायर से आपने कुछ पोटेंशियल अप्लाई करा. पोटेंशियल अगर आपने अप्लाई करा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, सॉरी, अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, या मैं ये कहूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई हुई उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी? Q into E होगी ना. Yes, sir. लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर गया अपनी रेस्ट पोजीशन से, तो फोर्स का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ma. अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ma is equals to q into e, बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए दिस इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल, q into e फोर्स. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई q e by m. अब इस q का मतलब क्या है यहाँ पर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में q is equals to minus of e, यानी फॉर वन इलेक्ट्रॉन a is equals to minus of e by m. Therefore v drift is given by minus of e by m into tau. ठीक है. से सिंबल क्या है? अच्छा, ये वाला सिंबल, Yes, sir. ये कुछ नहीं है, ये लो. Okay. ठीक है. तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ऑफ ई बाय एम इनटू टाउ. Yes. क्लियर है? Yes, sir. इसमें से कुछ लिखना है या इसका, अच्छा ऑलरेडी वैसे मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं. ठीक है. तो वो मैं स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दूंगा, तुम नहीं भी लिखोगी तो भी चलेगा. ओके. Okay, sir. बस एक बार इसको 1 मिनट के लिए गो थ्रू कर लो. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो वो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर बोर्ड रब करके मेरे को नया टॉपिक लिखना पड़ेगा ना इस पे. लिख लिया सर मैंने सर. ठीक है. तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर दूंगा. अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा और वो था माइनस ऑफ ई बाय एम इनटू टाउ. और वेलोसिटी है तो यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड्स ही रहेंगी. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ ना ओम्स लॉ? यस सर. ठीक है. अब उसी ओम्स लॉ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. अच्छा, उससे पहले जहां हमने रिलैक्सेशन टाइम करा, उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है वहीं पर, उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ. और मीन फ्री पाथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज मीन फ्री पाथ? तो मीन फ्री पाथ होता है द एवरेज डिस्टेंस traveled by conduction electron between
टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जैसे कि हमने रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करा था दैट इट इज द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब यहां से एक नई चीज के बारे में हमें बात करनी है और वो है करंट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और क्यों बना रहे हैं ये रिलेशन हम लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है और उसकी एक वेलोसिटी भी है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेगी? करंट क्रिएट करेगी ना? Yes, तो sir. करंट का रिलेशन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में हो सकता है? हम यही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और यही रिलेशन हम बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, अगर मैं फिर से ये कहूं कि लेट से कि मेरे पास एक वायर है और इस वायर की लेंथ L है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा, मान लिया कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हुआ, एंड लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास एंड इट मूव्स विद सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस तरफ मूव करके आता है वो एक सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो बेटा कितना टाइम लगाएगा? ऑल्दो कि ऐसा होता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, बट अगर हम बहुत आइडियल कंडीशन मान लें और हम कहें कि हाँ पहुंच भी गया, तो टाइम कितना लगाएगा ये? T is equals to L by PD, Yes, sir. speed is equals to distance upon time, तो time is equals to distance upon speed, ठीक है? बट करंट किसके बराबर होता है? Q by T, therefore करंट क्या किस चीज के इक्वल हो जाएगा? Q upon L by PD, यही होगा, Yes, sir. ठीक है? अब जो करंट है यहाँ पर, हम अगर इस करंट की बात करें, तो अभी तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस वायर के अंदर होल वॉल्यूम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? तो मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, Yes, sir. तो करंट इन होल वायर इज इक्वल टू I इंटू वॉल्यूम। तो यानी अगर मैं इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का करंट ले रहे थे, तो अब ये स्मॉल आई इंटू वॉल्यूम को मैं कैपिटल आई लिख सकता हूँ। तो कैपिटल आई इज इक्वल्स टू ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा, इंटू क्यू इंटू वी अपॉन एल, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब Q को क्या लिख सकते हो बेटा? Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो I इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, क्योंकि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, so this will be the current in terms of drift velocity and is also called drift current, ठीक है? इसी करंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब करंट तो हमें पता लग गया, अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? V is equal to IR. गुड, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है ये, और ओम्स लॉ का भी फॉर्मूला नहीं है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो एक बात याद रखना, आज बोल रहा हूं, बेशक से जो मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को बार बार देख के रट लेना, ठीक है? अदरवाइज जब प्रैक्टिकल्स होंगे, तो प्रैक्टिकल्स में ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बच्चे से पूछा जाता है, ठीक है? तो ओम्स लॉ का मतलब ये नहीं होता V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ को हम बेटा ऐसे स्टेट करते हैं, बेशक से लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ। इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, keeping physical factors, एक second, directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, keeping physical factors like temperature constant. done sir. ओके अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये वायर है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दूं यहां से, ठीक है, तो विल देयर बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर? नो। No. और अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, देन विल देयर बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर? इट मींस करंट की प्रेजेंस किस पर डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। Okay sir. तो जब भी कभी आप ओम्स लॉ लिखोगे तो हमेशा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर आपने लिखा तो बेटा ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिकली आप लिख सकते हो बट कंसेप्चुअली दिस इज रॉन्ग, ओके। सर बुक में तो ये लिखा है V is proportional to I. बेटा बुक में ना उसके आगे एक वर्ड और भी लिखा होगा, मैथमेटिकली। Yes, वो डेरिवेशन के लिए है V is equal to IR. हाँ हाँ हाँ, वो मैथमेटिकली लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो व्हाट इट शोज द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायर ना। Yes sir. और जितना वो फ्लो करवा पा रहा है वही उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, जो नहीं करवा पा रहा वो क्या है? उसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हो गई ना। Yes sir. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। अब हमने क्या करना है, हमने इस पर्टिकुलर रिलेशन से, ठीक है, ओम्स लॉ डिराइव करना है। और जब हम ओम्स लॉ डिराइव करेंगे तो आप देखोगे कि वो डेरिवेशन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ही आएगी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब कैसे आएगा देखो ध्यान से। तो टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। और एग्जाम में सीबीएसई में ये पूछ लिया जाता है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट करंट भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, और ओम्स लॉ भी। ओम्स लॉ जनरली पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आई किसके इक्वल था बेटा? ए एन ई वी टी, बट वी डी किसके इक्वल था? इन मैग्नीट्यूड ई ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है। तो अगर मैं इस वी डी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो दिस विल बिकम आई इज इक्वल्स टू ए एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम हो जाएगा। Yes sir. अब बेटा इस ई को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा जा सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये देखो, ये हमने V अप्लाई करा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर अगर मुझे निकालनी हो तो मैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालूंगा। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, ठीक है। Yes sir. तो यहां पर I किसके इक्वल हो गया? ए एन ई स्क्वायर वी टाउ बाय एम एल। नाउ लुक एट दीज क्वांटिटीज,
ये वाली क्वांटिटीज को, सिर्फ v को छोड़ दो तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। कैसे? a क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा वायर का। Yes, n sir. क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m कांस्टेंट होगा। वायर की लेंथ l कांस्टेंट है जो आपने ली है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। और लास्ट क्वांटिटी बच गई टाउ। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, और ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अगेन कांस्टेंट, है ना? तो Yes, ये sir. सभी कांस्टेंट्स हैं। द ओनली टू वेरिएबल्स आर I एंड V। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Yes, sir. अब आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हो, और करके, और मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और फिर आप करके लिख देते हो V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है? Yes, sir. अब यहां से ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है a n e square tau by ml, this represents 1 by r, होगा ना? क्योंकि यहां से आप इसको क्या लिख पाओगे? I is equal to v by r, है ना? Yes, sir. तो 1 by r को हमने लिखा a n e square tau by ml। 1 by r को हम जनरली क्या कह देते हैं? कंडक्टेंस। ठीक है? तो रेजिस्टेंस की टर्म्स में R किसके बराबर हो जाएगा? ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ, यही होगा। Yes, sir. अच्छा, अब वापस एक बार 10th क्लास में चलते हैं। क्लास 10th में क्या पढ़ा था बेटा? क्लास 10th में ये पढ़ाया गया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, L और A दोनों आ रहे हैं उसी रिलेशन में। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो क्वांटिटी बच गई, ये कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. और जब आप इसको लिखते थे तो क्या लिखते थे? आप ऐसा लिखते थे इसको कंबाइन करके, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। यहां पर रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी। Yes, sir. तो बेटा रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई? M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। नाउ लुक एट दिस अगेन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कांस्टेंट होता है, और E का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। हेंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। यानी अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। घटेगी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। यानी जिस पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी वो ज्यादा कंडक्टिंग होगा। ठीक है? Yes, sir. और जिस पर्टिकुलर मटेरियल की रिलैक्सेशन टाइम कम होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब बात को समझो, रिलैक्सेशन टाइम कम होना क्या होता है? मान लो कि आप एक ऐसे रूम में मूव कर रहे हो जिस रूम के अंदर बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है। सो विल यू बी एबल टू टच ऑल द कॉर्नर्स फ्रीली? नो। No, sir. क्या हुआ फिर? रेजिस्टेंस मिल रही है ना, कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं ना। Yes, sir. और अगर रूम बिल्कुल हॉलो हो, खाली हो बिल्कुल, ठीक है, एक हॉल हो बिल्कुल खाली, उसमें अगर आपको मूव करने को बोला जाए देन यू विल मूव वेरी स्विफ्टली देयर ना। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस में रिलैक्सेशन टाइम तो है ही नहीं, कोलिजन तो हो ही नहीं रहा किसी भी चीज का। तो जहां कोलिजन जल्दी जल्दी होते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इट मींस कि रेजिस्टेंस बढ़ गई, यानी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। ठीक है? सर एक बार आपने जो डेरिवेशन की है उसके नीचे वाले पार्ट से समझा दो, लाइक मैथमेटिकली से नीचे वाला। अच्छा देखो, ये हमने एज इट इज लिख लिया a n e स्क्वायर टाउ बाय ml। ठीक है? सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय r। Yes, sir.
क्योंकि देखो I इज इक्वल टू V बाय R था, तो 1 बाय R इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 बाय R को हम कंडक्टेंस कहेंगे, क्योंकि R क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है Yes, ना। sir. और रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज the property of a material to oppose the flow of charges. Yes, sir. तो R का फॉर्मूला हमारे पास हो गया, इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूं अगर, तो ml upon a n e square tau हो जाएगा, Yes, sir. but resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area that we have learnt in class 10th. Yes, sir. तो जो कांस्टेंट बचता था वो होता था रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या थी, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि इसका फिजिकल फैक्टर्स से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो रो किसके बराबर आ गया, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। Yes, sir. अब m अपॉन n e स्क्वायर इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और e स्क्वायर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो टाउ एक मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गई। Yes, sir. तो बस यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टाउ ज्यादा हो, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा हो, तो ज्यादा कब होगा, जब कोलिजन्स देर से होंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मोर फ्री पाथ टू मूव, Yes, sir. यानी मटेरियल ज्यादा कंडक्टिंग होगा। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो इतना पार्ट कंप्लीटली क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहां से ओम्स लॉ, अच्छा ओम्स लॉ की डेरिवेशन आएगी तो फिर हम यहीं तक करेंगे, इधर तक, ठीक। Okay, sir. अच्छा, अब अगर मैं यहां से ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो छोटी क्लासेस में बेटा ये सिखाया जाता था कि ओम्स लॉ का ग्राफ V और I के बीच में बना दो, और I को हमेशा वो y एक्सिस पे रखते हैं, V को हमेशा x एक्सिस पे रखते हैं, और कहते हैं स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसको कभी भी एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बना के मत छोड़ देना, ठीक है। एक पॉइंट पे जाने के बाद इसको हल्का सा डॉटेड लाइन के साथ ऐसे कर्व दिखाना पड़ेगा आपको। क्यों, कोई भी मटेरियल हमारे पास ऐसा नहीं है जो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ओम्स लॉ को होल्ड कर जाए। जैसे जैसे मटेरियल का हीट डिसिपेशन बढ़ता है, यानी कि करंट आप ज्यादा फ्लो कराओगे, तो करंट ज्यादा फ्लो करने पे वायर हीट अप हो जाएगी। अभी जैसे आप अगर क्लास मोबाइल पे ले रहे हो, या फिर अगर आप क्लास लैपटॉप पे भी ले रहे हो, तो वंस द क्लास इज ओवर आप देखोगे कि आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन हीट अप हो गया है ना। Yes. तो ऐसे वाली कंडीशन में जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करना बंद कर देते हैं। तो हर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट होती है कि वो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, बियॉन्ड दैट लिमिट वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। Okay, sir. तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से स्लोप निकालते हैं। लेकिन इसका स्लोप अगर मैं फाइंड आउट करूं, इन्हीं भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का स्लोप, तो ये होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, यही होना चाहिए। Yes, sir. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस लेते हैं ना, सो दिस विल बी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। तो ये r नहीं होगा, दिस विल बी 1 बाय r। तो r निकालने के लिए आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। तो ये मैथमेटिकली चेंज करते हैं हम लोग, SI यूनिट ऑफ r इज ओम्स, ठीक है। Yes, sir. तो आई होप के यहां तक वाला पार्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. तो लास्ट क्लास में मैंने यहीं तक कराया था, ठीक है। Okay, sir. तो